नमस्कार। आज मैं आप सबों को महान फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानकारी दूंगी। फ्रांस की क्रांति न सिर्फ फ्रांस के लिए वरन संपूर्ण यूरोपीय राजनीति के लिए भी निर्णायक है। ये क्रांति अनेक परिवर्तन के बाद घटित हुई। समाज की भौतिक स्थिति में ही परिवर्तन की अनिवार्यता निहित होती है। यह परिवर्तन स्वतः धीरे धीरे होता रहता है, किंतु जब गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो समाज में एक उद्वेलन पैदा होता है। सत्तासीन वर्ग परिवर्तन नहीं चाहता या सीमित रूप में चाहता है, अतः इससे जन सामान्य में असंतोष उभरता है। असंतुष्ट वर्ग में जब चेतना आती है तो उसे अपनी शक्ति तथा विरोधियों की कमजोरी का एहसास होता है। वह समाज में कुछ मौलिक व आधारभूत परिवर्तन करना चाहता है। परिवर्तन की यही तीव्र इच्छा कभी कभी क्रांति का रूप धारण कर लेती है। फ्रांस की क्रांति के समय भी लगभग ऐसा ही हुआ। उस समय पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत फ्रांसीसी समाज सामंती व्यवस्था पर अवलंबित था। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का कार्य उसके जन्म के आधार पर बटा हुआ था। समाज में 3 तरह के लोग रहते थे: पादरी, सामंत और साधारण लोग, जिसमें बुजुर्गा वर्ग के लोग भी सम्मिलित थे। पादरी प्रथम स्टेट जनसंख्या का 6% था। कुलीन, जो कि सामंत वर्ग था, द्वितीय स्टेट भूमि का 2/3 भाग और कर मुक्त था। जन सामान्य मध्यम वर्ग किसान 80%, जो कि तृतीय स्टेट था, जनसंख्या का 94%, भूमि का 1/3 कर इन्हीं को देना पड़ता था। सामंत लोग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग थे और उन्हें कई तरह की सुविधा प्रदान थी। उन्हें किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था और सभी उच्च राजकीय पदों पर उनकी ही नियुक्ति होती थी। वे फ्रांस की 1/4 भूमि के मालिक होते थे। ये किसानों का शारीरिक एवं आर्थिक शोषण करते थे, उनसे तरह तरह के सामंती कर, दे और बेगारी लेते थे। अधिकांश कुलीन अपनी जागीर से हटकर वर्साय में रहते थे। यह परंपरा लुई 14वें ने शुरू की थी। इस कारण अपने इलाके से इनका संपर्क टूट गया था और समय आने पर वे अपनी जनता का नेतृत्व नहीं कर सकते थे। इस तरह वर्साय ने फ्रांसीसी सामंती वर्ग के राजनीतिक और नैतिक पतन को आरंभ कर दिया। पुरातन व्यवस्था में पादरी लोग प्रथम स्टेट के सदस्य होते थे। वे रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारी होते थे। इस चर्च का अपना स्वतंत्र संगठन, कानून, न्यायालय और करारोपण के अधिकार थे। चर्च टाइप नामक एक कर वसूलता था। देश की जमीन का 5वां भाग चर्च के पास ही था। इसकी आमदनी असीमित थी तथा चर्च में अव्यवस्था का माहौल था। पादरी 2 तरह के होते थे: बड़े पादरी एवं छोटे पादरी। बड़े पादरी को धार्मिक कार्यों से कोई मतलब नहीं रहता था। वे चर्च की अपार संपदा का खुलेआम उपयोग करते थे और हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे, जबकि छोटे पादरियों का जीवन बड़े कष्ट से बीतता था। ये छोटे पादरी प्रायः सुशिक्षित होते थे और अपने समय के विचारकों के क्रांतिकारी विचारों से पूरी तरह अवगत थे। राजनीतिक जनतंत्रवादी प्रवृत्ति के प्रति उनका काफ़ी झुकाव हो गया था, जिसने क्रांति को प्रोत्साहित किया। सर्वसाधारण वर्ग, जिसको तृतीय स्टेट कहा जाता था, इसके अंतर्गत कृषक, मजदूर, नौकरी पेशा, शिल्पी, व्यापारी और बुद्धिजीवी लोग आते थे। उनके ऊपर के वर्गों का ऐशो आराम इन्हीं के रक्त से जुटाया जाता था। इनके मध्य ही नव उचित मध्यम वर्ग भी था, जिसके विचार प्रगतिशील थे। सब कुछ होते हुए वह वैसी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते थे जो सामंत या पादरी वर्ग को प्राप्त थी। इसी विषमता तथा प्रतिष्ठा की आकांक्षा ने मध्यम वर्ग को प्रेरित किया कि वे अव्यवस्था के प्रति निम्न वर्ग में असंतोष उत्पन्न कर सके। किसी भी क्रांति की पृष्ठभूमि के निर्माण में बौद्धिक वर्ग की भूमिका प्रधान होती है। फ्रांस में भी बौद्धिक वर्ग ने क्रांति की भूमिका का निर्माण किया। इस दृष्टि से प्रथम नाम वॉल्टेयर का आता है। इन्हें फ्रांस में 18वीं शताब्दी में हुए पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने धर्म तथा राजनीति दोनों क्षेत्रों में अपने विचार व्यक्त किए। उसने अपने व्यंग्यात्मक लेखों से पादरियों के भ्रष्टाचार तथा दुष्चरित्रता का भंडाफोड़ किया। इससे चर्च एवं पादरियों के प्रति
जनता की श्रद्धा समाप्त हो गई। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में उसने इंग्लैंड के संवैधानिक तंत्र को अपनाते हुए फ्रांस में उसका व्यापक पैमाने पर प्रचार किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह तंत्र ही फ्रांस की मुक्ति का एकमात्र माध्यम है। इसी प्रकार मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का प्रथम राजनीतिक विचारक था, जिसने राजा के दैवी सिद्धांतों को गलत बताया तथा उसकी स्वेच्छाचारिता का विरोध किया। अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने बताया कि राज्य की 3 शक्तियाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति द्वारा संपादित होने से शासक परम स्वेच्छाचारी हो जाता है। अतः व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए इन शक्तियों का पृथक होना आवश्यक है। इस शक्ति के विभाजन के सिद्धांत को क्रांति के आरंभ होने के समय संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। फ्रांस के क्रांतिकारी विचारकों में रूसो प्रमुख था। उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथ ही उसने राज्य के दैवी सिद्धांत को अस्वीकृत करते हुए यह बतलाया कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के माध्यम से हुई है, अतः समझौता करने वाली जनता का व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों में उसकी जबरदस्त आस्था थी। उसने वर्तमान समाज की कृत्रिमता पर प्रहार करते हुए आदिम स्थिति में लौटने को भी सलाह दी, जिसके कारण उसकी आलोचना हुई। विचारकों के सभी साहसिक कार्यों में सबसे गंभीर कार्य दिदरो द्वारा संपादित इंसाइक्लोपीडिया की थी, जो 17 खंडों में छपी थी। वैज्ञानिक, तकनीकी और ऐतिहासिक ज्ञान का यह एक विशाल संग्रह था। राजाओं की स्वेच्छाचारिता और चर्च की दासता से फ्रांसीसी जनता को मुक्ति दिलाने में दिदरो की देन अमूल्य है। क्वेसेन एक अर्थशास्त्री था। वह व्यापारियों पर कर लगाने का विरोधी था। वह उदीयमान बुर्जुआ वर्ग की आकांक्षाओं के प्रतिबिंबित करता था। वह उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांतों का समर्थक था, अतः उसके सिद्धांत का बुर्जुआ वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रकार क्रांतिकारी वातावरण के सृजन में उपरोक्त विचारकों का विशेष योगदान रहा, परंतु क्रांति के विस्फोट का संपूर्ण श्रेय केवल उन्हें ही देना उचित नहीं होगा। इन सब के अतिरिक्त फ्रांस की तत्कालीन अर्थव्यवस्था भी डवाडोल थी। इसके मूल में विदेशी युद्ध, राजमहल के अपव्यय और दोषपूर्ण कर प्रणाली थी। राज्य को केवल साधारण वर्ग के लोग ही कर देते थे। कुलीन तथा पादरी वर्ग के लोगों को इससे पूर्ण मुक्ति मिली हुई थी। यह कहावत प्रचलित थी कि सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और सामान्य जन कर देता है। उसे टैली नामक कर, टाइम नामक धर्म कर तथा गवैल नामक नमक कर देना पड़ता था। कर निश्चित करने और वसूलने का तरीका भी अन्यायपूर्ण था। करों की वसूली का काम प्रायः ठेकेदारों को दे दिया जाता था, जो मनमानी रकम वसूल करते थे। इससे जनता तो असंतुष्ट थी ही, राज्य के कोष में राष्ट्रीय आय का उचित नाग भी नहीं पहुँच पाता था। अतएव राज्य सदा दिवालिया बना रहता था। यह कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांसीसी सरकार पर 60 करोड़ डॉलर का ऋण था, जिस पर प्रतिवर्ष अत्यधिक ब्याज देना पड़ रहा था और बजट में प्रतिवर्ष 2.5 करोड़ डॉलर का घाटा हो रहा था। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु सम्राट लुई 16वां ने विभिन्न वित्तीय सलाहकारों, तुर्कों, नेकर, केलोन आदि को क्रमशः अर्थ मंत्री बनाया। इन लोगों ने कई प्रकार के सुधार करके आर्थिक जीवन को नियमित करने का प्रयास किया, परंतु विशेषाधिकार वर्ग की नकारात्मक भूमिका के कारण सारे प्रयास विफल रहे। अंत में फ्रांस में विशिष्ट लोगों की सभा बुलाने का निर्णय हुआ। इस संस्था के पास भी कोई समाधान नहीं था। अब एकमात्र उपाय पार्लियामेंट न्यायालय से नए कर लगाने का प्रस्ताव पारित करने हेतु स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की बात थी। किसी अन्य उपाय के अभाव में विवश होकर 175 वर्ष बाद भी 5 मई 1789 को राजा को बैठक बुलानी पड़ी। वर्साय में स्टेट्स जनरल का ऐतिहासिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ और इसकी बैठक ने क्रांति के विस्फोट के लिए रास्ता तैयार कर दिया। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं वैचारिक परिस्थिति पैदा की जो क्रांति को अनिवार्य बना दिया। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव।
पहला, राजनीतिक, सामंतवाद एवं विशेषाधिकार का अंत हो गया, गणतंत्र की स्थापना हुई, स्थानीय स्वशासन, सुव्यवस्थित न्याय, सैन्यवाद एवं साम्राज्यवाद का विकास हुआ। आगे चलकर फ्रांस यूरोपीय राजनीति का केंद्र बना। दूसरा, सामाजिक प्रभाव, मध्य वर्ग का विकास, दासता का अंत, स्त्री पुरुष समानता, मानवाधिकारों की स्थापना, समाजवाद का विकास, सेंट साइमन आदि के विचारों का प्रसार। तीसरा, आर्थिक प्रभाव, कर व्यवस्था में सुधार, कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास, बैंकिंग एवं स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना एवं विस्तार हुआ। सांस्कृतिक प्रभाव, चर्च का महत्व कम हो गया, उसकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, शिक्षा द्वारा राष्ट्रवाद का विकास किया गया। अन्य देशों पर प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, राष्ट्रवाद का विकास, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। सामाजिक प्रभाव, दासता का अंत, समानता की भावना का विकास, समाजवाद। आर्थिक प्रभाव, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास। और चौथा, सांस्कृतिक प्रभाव, शिक्षा क्षेत्र, पेरिस विश्वविद्यालय की तर्ज पर अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना, बर्लिन तथा लंदन विश्वविद्यालय। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।